हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास 16 में। चैप्टर 3 सैलरी रिडक्शन पर्क्स परक्यूडिस जो पर्क्स है वो हम स्टडी करना चाह रहे थे। इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा कल की क्लास में हो चुका था। आज हम वापस उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं कि परक्यूडिस पर्क्स जो हम पढ़ा था, हमने 3 टाइप के जो हम पढ़े थे, उसके बाद हम आगे स्टडीज़ की करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक जानने वाला है वो है वैल्यूएशन ऑफ परक्यूडिस पर्क्स। तो हम जो पर्क्स उनका मूल्यांकन करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी चीज़ को हम जैसे हमारे पास में जो मकान ही वही मिल रहा है, तो हम मकान की वैल्यूएशन करेंगे कि इस एरिया में हमारा किराया कितना होना चाहिए। उस एरिया में जो भी किराया होना चाहिए वो हम मानेंगे कि हमारे पास में ये सब सैलरी का पार्ट मानते हैं, उसे हम टैक्सेबल इनकम के अंदर काउंट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो हम 1 बाय 1 में टॉपिक को लेंगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, जो टेलीफोन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, सबको लेंगे हम। जो आपकी गाड़ी है, कार मिलती है, स्कूटर मिलता है, बाइक मिलती है, जो भी सब सारी सुविधाएं मिल रही है सबका हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जो पहला जो हम टॉपिक जो डिस्कस करें वो है रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन की बात करें तो किराया का मुफ्त मकान जिसे हम बोलते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन, RFA से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, RFA। तो कल हमने बताया गया था रेंट फ्री अकोमोडेशन 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है अनफर्निश्ड और दूसरा होता है फर्निश। तो हिंदी में बोलते हैं असुसज्जित और सुसज्जित। तो सुसज्जित का मतलब इतना सा डिफरेंस है कि जिस मकान में आपको फर्नीचर और बाकी इक्विपमेंट्स के पास में मिलता है उसे अपन सुसज्जित मानते हैं। जैसे कि आपको टीवी, कूलर, फ्रिज, बेड, फर्नीचर वगैरह ये सब मिला हुआ है तो उसे बोलते हैं सुसज्जित मकान बोलते हैं। मतलब रेडी टू यूज रहता है, जिसमें आपको घर से कोई सामान लाने की ज़्यादा सामान लाने की जरूरत नहीं है। अधिकतर जो बड़े बड़े जो इक्विपमेंट्स हो आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो उसको मकानों को सुसज्जित मकान बोलते हैं। अब देखिए, इसके लिए सबसे देखना पड़ेगा कि हम यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय में देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या क्या शामिल किया गया है। तो हम क्या स्टडी करें, RFA रेंट फ्री एकोमोडेशन, जो मुफ्त में आवास की सुविधा मिलती है उसके बारे में हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले किसके बारे में देख रहे हैं, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो प्योर गवर्नमेंट के जो कर्मचारी उन्हीं को हम यहाँ पर शामिल करेंगे। यहाँ पर बताया गया केवल आप इन्हीं को शामिल कीजिए। आप यहाँ पर नहीं लेंगे लोकल बॉडीज़, मैंने काट रखा है ना, मतलब नहीं लेंगे। फॉरेन गवर्नमेंट को विदेश सेवा के अंदर है, विदेश सरकारी सेवाओं से नहीं लेंगे। स्टेचुरी कॉरपोरेशंस हैं, जो वैधानिक हमारे निगम्स हैं, उनकी जो एम्प्लॉई है उसको भी हम यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। तो ये सब मैंने कट लगा रखे हैं यहाँ पर। तो लेंगे क्या हमें, केवल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्योर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना वो लेंगे। जो सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जैसे लोकल बॉडी में हुआ, जो निगम में कार्य होते हैं, जैसे गेल वेल है हुई, जैसे राजस्थान बिजली कंपनियां हुई और रिको हुआ, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो इनका जो कर्मचारी एम्प्लॉय वो उसको हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको 2 प्रकार के मकान मिल सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वही वापस कि हमें अनफर्निश मिलेगा या फर्निश मिलेगा। तो आप केवल हमेशा अनफर्निश की कैलकुलेशन याद करेंगे, क्योंकि फर्निश के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ईजी काम है फर्निश का निकालना। तो इसके बारे में बताया गया यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई और गवर्नमेंट की तरफ से आपको सुविधा मिल रही है तो एज पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एज पर गवर्नमेंट रूल्स होगा, सॉरी एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अंदर लिखा हुआ रहता है, वहाँ पर उनके पास में चार्ट है, उसमें लिखा हुआ रहेगा भाई हमारे पास में प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट बना ली थी वहाँ पर कि हमारे पास में इसकी वैल्यूएशन इतनी मानी जा रही है, कितनी मानी जा रही है, जो भी उनके चार्ट में लिखा रहता है। तो इसको आपको एग्जाम में बिल्कुल सोल्व नहीं करना है। वहाँ पर इसका आंसर आपको एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ मिलेगा। इस कारण इसके पे कोई क्वेश्चन पूछता भी नहीं है आपसे, क्योंकि उसमें सोल्व ही नहीं कराना उसे। गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा तो गवर्नमेंट नॉर्म्स से जो भी लिखा है उसके अनुसार सोल्व बता देंगे भाई क्या है आंसर हमारे पास में। अब इसमें बात आती है फर्निश होगा। तो फर्निश होगा तो कुछ नहीं होगा, ये जो आंसर होता है इसका आंसर रहने वाला है एज पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। भाई आपके पास फर्निश का मतलब ही क्या था कि आपके पास में मकान तो गया होगा, साथ मकान साथ में इक्विपमेंट्स मिलेंगे। इक्विपमेंट्स में क्या क्या मिल सकते हैं आपको, टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह, AC वगैरह मिल सकते हैं, बेड वगैरह मिल सकता है, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकते हैं। जो ऑफिस के लिए अप्लायंस हैं वो सारे मिल सकते हैं। 3 अप्लायंस की बात की जा रही है। तो अब इनके बारे में 2 चीज़ें हैं हमेशा, इनके अप्लायंस की कॉस्ट निकालना अलग से सीख लीजिए। आप अप्लायंस कॉस्ट एक बार निकालना सीख लीजिए, हर जगह यही काम आएगी। अप्लायंस कॉस्ट क्या होती है कि 10% ऑफ कॉस्ट। ये कब निकालते हैं, मान लीजिए यदि आपका एम्प्लॉयर है, नियोक्ता, उसके खुद के हैं ये सारे इक्विपमेंट्स। मतलब ये भी तो हो सकता है ना भाई वो खुद के नहीं हो उसके पास में और खुद किराए से ला कर दे आपको, खुद एक हायरिंग चार्जेस पे लाकर आपको ये सारी सामान दे। तो आपको देखना है कि ये सारे के सारे सामान किसके हैं। यदि सामान नियोक्ता के हैं, जिस कंपनी में आप कर्मचारी हो, जिस सरकार के पास आप कर्मचारी हो, उस सरकार के हैं वो सारे के सारे, उन्होंने खुद ने खरीद रखे हैं वो सारे इक्विपमेंट। तो 10% ऑफ कॉस्ट है वो आपको उसकी लागत का जो 10% वार्षिक भाग है वो आपका उसका वैल्यूएशन काउंट की जाएगी, मानी जाएगी कि इतना की आपकी सुविधा बन रही है। तो इस सुविधा को मानते हुए आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा।
सेकंड यदि बात करें तो फिर क्या हो सकता है कि यदि आपके नहीं है तो क्या होगा, फिर वो हो सकते हैं कि किसी आपने जो एम्प्लॉय नियुक्त है वो बाहर से लेकर आए, तो एम्प्लॉय ने उसके लिए जो भी पेमेंट कराया, जो भी चार्जेज पेड बाय एम्प्लॉयर है, उसमें पेड बाय एम्प्लॉय वो आपको नॉर्मली हर जगह लेस करना ये दिया हो आपको, वो ऊपर भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, ये लिखने वाली बात नहीं थी। ये था मेन जो टॉपिक था वो ये था, पेड बाय एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर जो भी उसके लिए चुका रहा है वो आपकी सुविधा का मूल्यांकन माना जाएगा। जैसे मान लीजिए वो 5,000 रुपये महीने के दे रहा है, 10,000 महीने दे रहा है, तो वही आपकी सुविधा का मूल्य माना जाएगा। अब इसके बाद में आगे हम बात करते हैं क्या, तो वापस आप एक बार रिपीट कर देता हूँ, चलो मैं आपके लिए, कि आपके पास में गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करी जा रही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कौन सा है, केवल स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेवर गवर्नमेंट एम्प्लॉय उन्हीं की बात की जा रही है। लोकल बॉडीज़, फॉरेन गवर्नमेंट, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन, इनको हम शामिल नहीं करेंगे। अनफर्निश की सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स होगा। फर्निश में क्या हो गया, ये तो रहने वाला ही आंसर, प्लस इक्विपमेंट्स के लिए बात की जा रही है, अप्लायंस के लिए बात की जा रही है, तो अप्लायंस के लिए 10% ऑफ कॉस्ट कर देंगे, या फिर जो भी किराए पे ले रखा है उसने खुद ने भी, जो आपका एम्प्लॉयर उसने खुद ने किराए पे ले रखा है, तो कितना किराया दे रहा है वो हम यहाँ पर काउंट करेंगे, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। बड़ा सिंपल सा है, इसका ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं क्या, दूसरा, कि मान लीजिए ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं किसी और का अदर एम्प्लॉय के लिए हो, तो ऊपर देख लिया हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन कौन थे, अब सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, प्राइवेट हो गए, लोकल बॉडीज, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन, सब यहाँ पर आ गए, सारे एम्प्लॉय। जो वहाँ नहीं आए वो सारे अदर एम्प्लॉय यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, वही दो प्रकार के हाउस होंगे आपके पास में। क्या क्या हो सकते हैं आपके पास में, अनफर्निश हाउस होता है और फर्निश हाउस होता है। तो पहले बाद में देखिए आप चर्चा करेंगे अनफर्निश हाउस की। अब अनफर्निश जो हाउस है उसकी भी दो टर्म कंडीशन हो सकती है। दो टर्म कंडीशन क्या हो सकती है भाई, हो सकता है कि वो मकान एम्प्लॉयर खुद का हो, मतलब वो जो कॉलोनी है जहाँ पर आप रह रहे हो, जो मकान जिस बिल्डिंग में आप कर्मचारी हो, उस बिल्डिंग का मालिक खुद एम्प्लॉयर हो, आपका जो नियुक्ता है, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, उनका खुद की वो बिल्डिंग हो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, उनकी खुद की वो बिल्डिंग नहीं है वो, बल्कि उन्होंने खुद ने किराए पे ले रखी है और फिर आपको वापस वो सुविधा दे रहे हैं कि आप यहाँ रहिए यहाँ पर। तो वापस दो कंडीशन बन गई यहाँ पर कि अनफर्निश हाउस है, ठीक बात है, लेकिन उसका ओनर है, जो उसका मालिक है, मालिक या तो एम्प्लॉयर हो या फिर एम्प्लॉय नहीं हो। एम्प्लॉय नहीं हो तो फिर कोई भी हो सकता है, मतलब उससे मतलब नहीं, कोई भी हो सकता है। यदि एम्प्लॉयर उसका मालिक है, यदि नियोक्ता उसका मालिक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि हम कितना परसेंट हम इसे काउंट करेंगे कि उसकी वैल्यूएशन काउंट होगी। तो देखिए, यदि मकान ऐसी जगह है जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख तक है, अप टू 10 लाख है, तो 7.5% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी का जो पार्ट है वो ये माना जाएगा कि इतने रुपए की आप सुविधा ले रहे हो, इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी सैलरी आपकी, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपये पर मंथ है और आप ऐसे शहर में रहते हो, जैसे आप भरतपुर में रहते हो, तो भरतपुर की पॉपुलेशन 10 लाख से कम हो गई। अब 10 लाख से कम हो गई और आप ऐसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो जहाँ एम्प्लॉयर के खुद के क्वार्टर्स दे रहे हैं उसने, कि आप ये मेरे क्वार्टर्स वहाँ पर रहिए, आप उनके क्वार्टर्स में रहते हो, और उन क्वार्टर्स का मालिक कौन है, नियोक्ता को दे, उन्होंने खुद ने बनाए हुए हैं, खरीदे हुए हैं। तो 10 लाख से कम जनसंख्या होने के कारण आपकी सैलरी 1 लाख है। आपकी सैलरी कितनी होगी, 1 लाख सैलरी है। तो 1 लाख की सैलरी आपकी है, तो उसका 7.5% आपकी सुविधा का मूल्य माना जाएगा। तो उसका 7.5% कितना गया, 7,500 गया। तो हम ये मानेंगे कि 7,500 रुपये की आपको साल भर की सुविधा मिली हुई है आपको। जैसी 1 साल की सैलरी है आपकी 1 लाख रुपये, तो 1 लाख रुपये का आपको जो रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला हुआ है ना, जो फ्री के अंदर आपको क्वार्टर मिला हुआ था आपको, उस क्वार्टर की वैल्यूशन हम ये मान लेंगे कि 7,500 रुपये उसका किराया बनता है आपको, और 7,500 रुपये के आपका सैलरी का पार्ट मानते हुए इसके ऊपर टैक्स काट लिया जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हो सकता है। यदि मान लीजिए जनसंख्या है वहाँ की 10 लाख से ज़्यादा हो, यहाँ पर मैंने पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा हो, लेकिन अप टू 25 लाख हो, 25 लाख तक जनसंख्या हो, 10 लाख एक आदमी भी ज़्यादा है तो वो यहाँ पर काउंट होएगा, और 25 लाख जनसंख्या है तो आपको 10% ऑफ सैलरी है वो यहाँ पर आपको काउंट की जाएगी वैल्यूएशन सर्विस। जैसे 1 लाख लिखा था तो 1 लाख का 10% अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। फिर पॉपुलेशन 25 लाख से अधिक हो तो फिर आपकी वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी, 15% हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये आपको ध्यान रखना है, बस केवल इतना सा फिगर आपको ध्यान रखना है क्या, कि अनफर्निश घर था किसके लिए, अदर एम्प्लॉय के, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की चिंता ही नहीं। गवर्नमेंट का बड़ा सिंपल है, सबसे ईजी वही है। क्या सिंपल है कि उनके लिए गवर्नमेंट रूल्स उस पर लिखा होगा, खत्म किस्सा उनका। तो फिर अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात है, अदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं अपन, तो अनफर्निश हाउस होगा। तो अनफर्निश हाउस में दो कंडीशन है कि उसका जो मालिक है वो एम्प्लॉयर हो। यदि मालिक एम्प्लॉयर है तो 7.5%, 10%, 15%। 10 लाख की जनसंख्या तक 7.5%, 25 लाख की यदि जनसंख्या है 10 लाख से अधिक है तो 10%, और 25 लाख से भी ज़्यादा है तो फिर 15% ऑफ सैलरी का क्या माना जाएगा,
उसकी रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यूएशन की जाएगी। अब दूसरी कंडीशन बनती है कि उसका मालिक एम्प्लॉयर नहीं हो, चाहे कोई भी हो सकता है, मतलब वो जो बिल्डिंग है, जो क्वार्टर है जिसमें आप रह रहे हो, वो आपकी की जो नियोक्ता है उनका भी नहीं है, वो उन्होंने कहीं से भी लेकर आपको दे रखा है। तो इस कंडीशन में कैसे आप वैल्यूएशन करेंगे वो देखिए नेक्स्ट पेज के ऊपर, कि कैसे ओनर जब एम्प्लॉयर नहीं हो, यहाँ वापस से लिखा है कि ओनर है आपका, जो ओनर है वो एम्प्लॉयर नहीं है। अब ओनर एम्प्लॉयर नहीं है तो कोई भी हो सकता है। अब इस केस के अंदर हम कैसे काउंट करेंगे, इस केस में सीधा सा हम पॉपुलेशन को ध्यान रखेंगे, हम देंगे 15% ऑफ सैलरी, जो सबसे हाईएस्ट रेट है वो ले लेंगे 15% ऑफ सैलरी, और एक्चुअल रेंट चार्ज ऑन एम्प्लॉयर। तो इन दोनों से जो भी कम हो उसे हम मान लेंगे कि ये आपकी वैल्यूएशन रेंट फ्री अकोमोडेशन बनने जा रही है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है, 1 लाख पर मंथ है। अब पॉपुलेशन हमें नहीं मतलब है कि वहाँ 1 लाख पॉपुलेशन है, 10 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है, पॉपुलेशन का हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है, क्योंकि आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हो उस बिल्डिंग का मालिक आपको नियोक्ता नहीं है, वो तो खुद किसी और से लाकर आपको दे रहा है। तो इस केस के अंदर हम 15% ऑफ सैलरी निकालेंगे। 15% ऑफ सैलरी का जो भी आंसर आया, जैसे 1 लाख सैलरी, 15% कितना गया, 15,000 रुपया आ गया। और एचुअल रेंट चार्ज ऑन एम्प्लॉयर, तो आपकी नियोक्ता पे उसका कितना भार आ रहा है ये भी आपको देखना पड़ेगा, कि जो आपके एम्प्लॉयर उनको कितना इसके लिए जो बर्डन है वो उठाना पड़ रहा है, वो देखेंगे हम यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, जिससे आपको लिखा हो जाएगा लाइन कि 20,000 रुपये के ऊपर नियोक्ता ने खुद ने उसे किराए पे लिया हुआ है। तो आपका ऊपर वाला आंसर था 15,000, ठीक है, और नीचे वाला आंसर कितना आया, 20,000 आपका आंसर आया। तो दोनों में से जो भी कम, कितना ऊपर वाला कम है, जो भी कम है उसे हम वैल्यूएशन ऑफ सर्विस, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन मानेंगे, उसका मूल्यांकन मानेंगे। तो इस केस में आपका आंसर कितना आएगा, 15,000। ठीक है, तो आपके यहाँ कुल मिलाकर दो ही चीज़ें सोल्व करनी है, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल जो रेंट है जो एम्प्लॉयर के द्वारा चुकाया जा रहा है, कर्मचारी द्वारा नहीं, आपके द्वारा नहीं, जो आपके जो नियोक्ता है जिन्होंने किसी और से ले रखा है पूरी बिल्डिंग, उनके द्वारा क्या दिया जा रहा है, वो दोनों से जो भी कम है उसे ही आप मानेंगे यहाँ पर कि आपकी वैल्यूएशन ऑफ सर्विस बनेंगे। सेकंड जो हम बात करते हैं फर्निश हाउस की, तो फर्निश हाउस में कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया बड़ा सिंपल रूल है इसका, जो भी ऊपर आपने कैलकुलेशन करी वही आपका आंसर बनने वाला है, प्लस आप इस पर एक चीज़ और ऐड कर देंगे 10% ऑफ कॉस्ट। यदि मान लीजिए वो ओनर खुद है उन सब सामानों का तो 10% ऑफ कॉस्ट लेंगे, और यदि उनके भी नहीं है वो सामान किसी और से ला कर दे रहे हैं तो जो भी चार्जेज हैं जो एम्प्लॉयर चुका रहा है वो आपके वैल्यूएशन ऑफ सर्विस मानी जाएगी। इसके लिए यदि मान लीजिए कोई खर्चा यदि आपसे वसूल किया जा रहा है तो उसे आप लेस कर देंगे। ये कॉमन सा नियम है। यदि मान लीजिए आप कर्मचारी हो और आपको इक्विपमेंट्स मिले हुए हैं, ठीक है, आप इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे हो, उन इक्विपमेंट्स की वैल्यूएशन करी, जैसे उन इक्विपमेंट्स की वैल्यूएशन करी आपने तो उनकी वैल्यू आई, टोटल वैल्यूएशन आई 10,000 रुपये। जैसे मान लीजिए उनकी कॉस्ट 1 लाख थी, तो 1 लाख कॉस्ट आई थी तो उनका 10% आ गया यहाँ पर 10,000 आ गया, 10,000 तो आ गया। लेकिन आपका जो एम्प्लॉयर है वो खुद भी आपसे चार्ज वसूल कर रहा है, वो कह रहा है कि आपको 3,000 तो महीने के देने ही पड़ेंगे। तो 10,000 की उनकी वैल्यूएशन आई और आप 3,000 दे रहे हो आप यहाँ पर, तो फिर आपके पास कितना आंसर बच गया, 7,000 रुपये आपकी वैल्यूएशन के अंदर काउंट किए जाएंगे, कि 7,000 रुपये आपका क्या माना जाएगा कि आप उन इक्विपमेंट्स की वैल्यूएशन की जाएगी, 7,000 रुपये का बेनिफिट आप महीने का ले रहे हो, क्योंकि 10,000 वैल्यूएशन आई, ठीक है, एक 3,000 तो आप दे ही रहे हो ना ऑलरेडी उन्हें, तो फिर 7,000 ही फ्री की सर्विस मानी जाएगी। तो फ्री की सर्विस के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा और वो कितनी है, 7,000। नेक्स्ट बात करते हैं, वापस में से यहाँ रिवाइज कर रहा था कि कैसे कैसे मैंने वहाँ पर आपको ऊपर समझाया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो एज पर रूल्स होगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो दो कंडीशन हो सकती है कि एम्प्लॉयर हो और एम्प्लॉयर नहीं हो। एम्प्लॉयर हो तो 7.5%, 10%, 15%, 10 लाख की जनसंख्या, 25 लाख की जनसंख्या और 25 लाख से अधिक। और यदि आप एम्प्लॉयर नहीं हो तो फिर आपका सीधा सिंपल सा कैलकुलेशन था कि 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल चार्जेस जो भी कम हो वो। तो ये वापस मैंने यहाँ पर रिपीट किया है, इसे शॉर्ट में इस तरह रफ में लिखकर हम याद करेंगे तो जाकर हमको ये याद हो पाएगा। इस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे। इक्विपमेंट्स के बारे में बताया गया था, इक्विपमेंट्स के बारे में सिंपल सी, कहीं पर भी पूरे क्वेश्चन में जब भी सुसज्जित मकान लिखा जाए, जब फर्निश हाउस लिखा जाए तो यहाँ को ये कैलकुलेशन और उसमें ऐड कर देनी, क्या 10% कॉस्ट पर ईयर ले लेंगे या फिर चार्जेस जो एम्प्लॉय बर्न कर रहा है और एम्प्लॉय ने जो भी चुकाया है उसके लिए वो उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, दोनों से जो भी आपको अवेलेबल हो वो आप करेंगे। दोनों से कम वम ज़्यादा नहीं होता है यहाँ पर, आपसे तो भाई यहाँ दोनों से कम लेना है, ज़्यादा लेना है नहीं। यदि मान लीजिए खुद के हैं तब तो ये वाली कैलकुलेशन करिए, किराए पे दिए हुए तो फिर ये वाली कैलकुलेशन है, दोनों से एक ही कैलकुलेशन होगी, दोनों नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु टॉपिक्स। तो यहाँ सबसे बड़ा जो टिपिकल टॉपिक जाने वाला है वो यहाँ पर है कि आपकी सैलरी हम कैसे काउंट करेंगे। देखो सैलरी के बारे में बताया गया है,
आप बेसिक लेंगे, बोनस लेंगे, कमीशन ऑलवेज लेंगे, पूरा लेंगे। इस बात से मतलब नहीं है कि वो कमीशन सेल्स के और फिक्स है या वेरिएबल है, कैसा भी हो सकता है। डीए केवल रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट वाला ही लेंगे, जो पीएफ के अंदर आपका बेनिफिट का पार्ट बनता है वही आप यहाँ पर लेंगे। और ऑल टैक्सेबल अलाउंस लेंगे, जो भी उनका टैक्सेबल पार्ट है वो ले लेंगे, यदि पूरे नहीं है तो आप पूरे टैक्सेबल अलाउंस लेंगे। और मॉनेटरी रिसीव्स हैं वो ले लेंगे, जो भी आपको मौद्रिक लाभ है, जो भी सारे मौद्रिक लाभ आपको मिल रहे हैं वो सारे हम यहाँ पर ले लेंगे। तो इन सब का टोटल मिलकर हम क्या खिलाएगी, सैलरी खिलाएगी। सैलरी आप यहाँ ड्यू बेसिस वाली लेंगे, यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी सैलरी जैसे मान लीजिए इस महीने आपको 12,000 मिले, जबकि आपकी एक्चुअल सैलरी कितनी 15,000 होनी चाहिए, 3,000 आप काट ले गए। तो इस पर्पज़ से आपकी सैलरी 15,000 ही बनी जाएगी। वापस सुनिए, आपकी सैलरी क्या थी, 15,000 पर मंथ है, बट इस महीने किसी कारण से आपके एम्प्लॉयर का आपको पेमेंट पूरा नहीं करवा, तो 3,000 काट लिया और आपको 12,000 सैलरी मिली आपको। तो रिसीविंग अमाउंट क्या है यहाँ पर ये, और ड्यू अमाउंट कितनी हुई थी आपकी, ड्यू हुई थी ये 15,000। तो इस केस के अंदर आपके लिए 15,000 रुपये ही हम काउंट करेंगे, ना कि 12,000 काउंट करेंगे। सेम ऐसा उल्टा भी हो सकता है, कि आप 3,000 आपको एडवांस मिल जाए, तो अब आपका कितने मिल गए, आपको 18,000 मिल गए। तो 15,000 आपकी पर मंथ सैलरी बनती, 3,000 आपको एडवांस मिल गया, 18,000 हो गए। तो हम रिसीव वाली अमाउंट पे ध्यान नहीं देंगे इस क्वेश्चन में, हम कितने अमाउंट देंगे जो ड्यू हो रही है आपकी, हर महीने कितना आपको बनता है, 15,000 बनता है, तो फिर आप 15,000 ही काउंट करेंगे। इन द क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चंस के अंदर ये लिखा हुआ सकता है कि फेयर रेंट, आपको वर्ड यूज आ जाए कि इस रेंट फ्री एकोमोडेशन का फेयर रेंट, ये उचित किराया, हिंदी में बोलेंगे उचित किराया, तो हम मानेंगे कि इसका ओनर है वो एम्प्लॉयर खुद ही है, क्योंकि फेयर रेंट उचित किराया वर्ड यूज अपन तब करेंगे जब मालिक खुद उसका जो नियोक्ता है आपका एम्प्लॉयर, वो खुद उसका मालिक हो। जैसे मान लीजिए आप जिस कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हो, तो उस कंपनी की जो रेजिडेंशियल जो कॉलोनी जिसमें कर्मचारी होते हैं, वो कॉलोनी उसकी खुद की है, वो पूरे फ्लैट्स उसके हैं, खुद के हैं, तो उसके खुद के हैं, तो उसका उचित किराया वर्ड यूज करेगा वहाँ पर जो वर्ड यूज करेगा वो क्या होगा, फेयर रेंट। तो आप इस वर्ड से ध्यान कर जाएंगे, यदि फेयर रेंट वर्ड यूज हो रहा है तो आप मान लीजिए कि ओनर कौन है, आपका एम्प्लॉयर खुद नहीं होता, खुद है उसका ओनर है। और आपका वर्ड यूज हो एचुअल रेंट, तो जाहिर सी बात है एचुअल रेंट कब चुकाया जाता है, एचुअल रेंट वर्ड का मतलब क्या है, ओनर तो खुद नहीं है, को अदर व्यक्ति ओनर है, तभी तो एचुअल रेंट की बात कर रहा है कि हमें मुझे एचुअल में मैं कितना चुकाऊंगा, तभी तो ये बात कर रहा है, तभी तो बोल रहा है, नियोक्ता खुद ही बोल रहा है कि मुझे भी तो भाई मेरे भी फ्री में नहीं आ रही, भाई मुझे भी पैसा देना पड़ रहा है और एचुअल रेंट मेरा ये चुका रहा हूँ। और जब उसकी खुद की बिल्डिंग है तो वो बोलेगा फेयर रेंट इतना बनता है इसका, ठीक, उचित किराया इतना बनता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। निम्न वेतन सैलरी में शामिल नहीं किए जाएंगे, सैलरी में क्या क्या शामिल नहीं करना है उन पर टॉपिक डिस्कस करेंगे कि पीएफ में एम्प्लॉय का 12% और 9.5% से जो ब्याज की मात्रा है वो अपने इसमें शामिल नहीं करेंगे। 12.5% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसका नियम हमने पीएफ के अंदर पढ़ा था कि ये सारा पार्ट टैक्सेबल माना जाता है, तो ये ऐसा यदि कोई भाग है तो उसे हम शामिल नहीं करेंगे यहाँ पर इस सैलरी के पर्पज से। आगे वैल्यूएशन ऑफ ऑल प्रोक्यूरिटीज, जो भी आपकी सारी सुविधाएं उनका जो भी मूल्यांकन किया गया है उसे भी आप यहाँ पर एड नहीं करेंगे। केवल आपको मौद्रिक लाभ लेने, मॉनेटरी बेनिफिट्स लेने हैं आपको, तो ये मुद्रा में नहीं मिलता है, ये चीज़ आपको सुविधाएं हैं, तो वैल्यूएशन ऑफ ऑल प्रोक्यूरिटीज हैं जो पर्क्स हैं उनको हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे सैलरी में। टैक्स फ्री अलाउंस है या पार्ट ऑफ अलाउंस है, जो भी आपका कोई भी अलाउंस है जो टैक्स फ्री है, इसका कोई भूभाग फ्री है, कोई आधा पार्ट उसका फ्री है, तो वो आप ये नहीं लेंगे, जो आधा पार्ट है टैक्सेबल है वही केवल हम लेंगे। सैलरी का मतलब है रिलेवेंट पीरियड, रिलेवेंट पीरियड में आप क्या सैलरी उसके काउंट करेंगे, पहले की सेवा के लाभ शामिल नहीं होंगे इसके अंदर। जैसे मान लीजिए हम पहले भी कहीं सर्विस करते थे, वहाँ से हमको अर्न लिव इनकेशमेंट मिल रहा है, ग्रेचुटी मिल रही है इसी महीने, तो वो सब यहाँ पर हम काउंट नहीं करेंगे, वो तो वहाँ का पार्ट है बेनिफिट का, तो उन्हें हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं अपन की एग्जेम्प्टेड अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ की, कर मुक्त आवास की सुविधाएं, कि ये जो हम बात करेंगे किन किन के लिए कर मुक्त हो सकती है। तो ऊपर यदि मैं एक बार वापस डिस्कस करना चाहूँ तो हमने सैलरी डिस्कस करी कि सैलरी हमें कैसी लेनी है, सबसे बड़ा जो चीज़ है इसके अंदर कि हमें सैलरी क्या रहनी है क्या नहीं रहने वाली है। तो इसके बारे में आप इसे ध्यान से एक बार दो बार वीडियो को वापस रिवाइज करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इतना ईजी नहीं है ये, कल इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब जाकर थोड़ा समझ में आपको आने लगेगा। कल इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसके बाद में आगे हम करते हैं क्या, आगे हम बात करते हैं, तो देखिए क्या जो एग्जेम्प्टेड अकोमोडेशन फैसिलिटीज, जो कर मुक्त आवास सुविधाएं, कर मुक्त आवास सुविधा किन किन को मिलेगी, ऐसे बहुत सारे ऐसी पोजीशंस हैं जो बड़ी अच्छी पोजीशंस है, तो उनके लिए हम ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो उनके लिए कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम उनको सबके लिए टैक्स फ्री मान लेंगे। कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनको, कैबिनेट जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उन्हें, लीडर ऑफ अपोजिट साइड जो विपक्ष के नेता होते हैं वो,
और ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको हम ये कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। और किन के लिए हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जो रिमोट एरिया के एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो रिमोट एरिया में काम करते हैं, उनके लिए भी हम मान लेंगे आवास की सुविधाएं वो फ्री के अंदर है। अब आपको यहाँ पर ये देखने की बात है कि रिमोट का एरिया कौन सा माने। तो रिमोट एरिया हम किसे माने, वो देखिए क्या यह बताया कि डिस्टेंस फ्रॉम सिटी, शहर से उसकी दूरी 40 किलोमीटर होनी चाहिए, पहली बात तो ये। और क्या क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम पॉपुलेशन की 20,000 हो सकती है। मान लो किसी की जगह की पॉपुलेशन 20,000 ज़्यादा है तो आप समझिए कि वहाँ पर सारी सुविधाएं अवेलेबल है लगभग लगभग। 20,000 से ज़्यादा जनसंख्या मतलब होता है मतलब एक अच्छा टाउनशिप है, वो अच्छी छोटी मोटी कस्बा है वहाँ पर, तो वहाँ पर बेसिक बेसिक चीज़ें सारी अवेलेबल होगी। तो वहाँ पर हम उसे रिमोट एरिया नहीं मान सकते। रिमोट एरिया का मतलब भी वो होता है ना जहाँ पर कोई लोग बाग बहुत कम रहते हों, जंगली लोग बाग रहते हों, वहाँ पर आदिवासी लोग बाग रहते हों, जहाँ पर हम हमारी भाषा की लैंग्वेज के लोग बागों से नहीं मिल पाते हों, उसे हम बोलेंगे कि हमारे हिस्से का प्रोग्राम नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आगे बात करता हूँ क्या, कि हमने बात करी कि पॉपुलेशन मैक्सिमम 40,000 में, सॉरी 20,000 मुझे 20,000 से कम होनी चाहिए। वर्किंग प्लेस कैसे कैसे हो सकते हैं, आपकी माइनिंग साइट्स हो सकती हैं, आपकी ऑन शोर्स ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट्स, जो समुद्र तेल से जो समुद्र तल के अंदर जाकर अपन निकालते हैं ना, ऑयल की माइनिंग होती है, जो पेट्रोल वगैरह निकालते हैं, जो समुद्र के अंदर गहराई के अंदर अपने बना रखे हैं, वहाँ पर यदि आप काम कर रहे हो तो इसी जगह पर आप काम कर रहे हो। कोई प्रोजेक्ट साइट है जो रिमोट एरिया मिली हुई, कोई डैम है जो बांध आप बना रहे हो, कोई पावर जनरेशन साइट है जहाँ बना जहाँ पर पावर का मतलब जहाँ विद्युत शक्ति बनती है, जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहाँ की बात की जा रही है। तो इस तरह की जो साइट्स हैं जहाँ पर आप काम चलते हो और वहाँ के आप कर्मचारी हो और ऐसी डिस्टेंस सिटी से 40 किलोमीटर हो, जहाँ की पॉपुलेशन 20,000 से कम हो, तो इन सबको हम रिमोट एरिया मानेंगे। इस सारे हिस्से को हम रिमोट एरिया मानेंगे। सारे कंडीशन पूरी करने रिमोट एरिया मानने पर वहाँ पर जो आप वर्क कर रहे हो वहाँ पर आपको जो रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड है, वो टैक्स फ्री है, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। एक केस है ट्रांसफ़र का। यदि मान लीजिए ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र होने पर आपको दो हाउस सामने ले रखे हैं। कैसे, जैसे मेरी आज जो भरतपुर से मेरा ट्रांसफ़र हो गया जयपुर, तो भरतपुर में मुझे हाउस मिला हुआ, उससे मैंने अभी तक खाली नहीं किया है, और मैंने जयपुर के अंदर मुझे नया हाउस मिल गया रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो मेरे लिए 90 दिन तक दोनों में से एक ही टैक्सेबल होगा। एक भी कौन सा टैक्सेबल होगा, जिसका मूल्य कम है, तो कम मूल्य वाला मेरे लिए टैक्सेबल होगा और अधिक मूल्य वाला मेरे लिए एग्जम्प्ट होगा। लेकिन कितने दिन के लिए, 90 दिन के लिए। गवर्नमेंट डिसाइड करा कि 90 दिन में आप सेटल हो जाएगी, 90 दिन में आप सेटल नहीं हो सकता, वो आपकी गलती है। फिर हम दोनों की वैल्यूएशन काउंट करेंगे, दोनों को सुविधा का मूल्य मानेंगे और दोनों को टैक्सेबल मानेंगे। 90 दिन तक केवल एक टैक्सेबल होगा, वो भी जिसका मूल्य कम है वही टैक्सेबल होगा आपका। बाकी 90 दिन के बाद दोनों हाउस है आपके टैक्सेबल माने जाएंगे, दोनों की वैल्यूएशन की जाएगी, दोनों को टैक्सेबल माना जाएगा। अब आता है नेक्स्ट है अकोमोडेशन ऑफ होटल्स। तो क्या होता है, कभी कभी जब आपको ये सभी के लिए टैक्सेबल है, पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए, ये क्या है, सभी के लिए टैक्सेबल है। अब क्या होता है, जब आप जॉब कर रहे हो तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती है कि उनके पास में ना इतना बड़ा सुविधा तो अवेलेबल नहीं होती है कि हमारे पास में पूरा क्वार्टर ऑफ फ्लैट हो। तो वो क्या करती हैं, यदि आप महीने 2 महीने आप सर्विस करने आ जा रहे हो, वहाँ 4 महीने के लिए सर्विस करने जा रहे हो, फिर आपको वापस से कहीं और जगह सर्विस कराया जा रहा है, तो इस केस के अंदर कभी कभी वो होटल की सुविधा आपको दे देते हैं। आपको बोलते हैं कि आप होटल यूज कर लीजिए आराम से और होटल में रहिए। तो इस केस में देखिए 24% ऑफ सैलरी और होटल चार्जेस बर्न बाय द एम्प्लॉयर और रिकवरी। तो इनमें जो भी कम हो वही हम क्या मानेंगे, होटल की सुविधा मान लेंगे। तो कैसे कि 24% आप सैलरी के बाद निकल जाएंगे, होटल चार्ज बर्न बाय एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर उसके लिए कितना पेमेंट करना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए 24% सैलरी तो आप निकाले, लेकिन आपका जो एम्प्लॉयर है वो 1600 रुपये पर डे रूम चार्ज दे रहा है, तो यहाँ 1600 रुपये पर डे रूम चार्ज के हम काउंट किए जाएंगे, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने जो भी आप ले रहे हो, माइनस आपसे जो भी रिकवरी करी उसे आप माइनस घटा दोगे। सब मुझसे तो खुद ने, उन्होंने मान लें 200 रुपये 500 रुपये पर डे के हिसाब से हमसे ले भी लिए हैं, तो वो अमाउंट यहाँ पर माइनस हो जाएगी। जैसे 1600 रुपये का एक रूम चार्जेस है, वो 1600 रुपये तो अफोर्ड उससे करने पड़ रहे हैं, उसको लिए खर्चा है वो, और आपसे उसने 400 रुपये वसूल कर लिए, तो नेट जो वैल्यू हुई वो तो 1200 रुपये की मिली ना आपको। फिर आप ठीक है, आप 1600 रुपये वाले रूम के अंदर मज़े ले रहे हो, लेकिन 400 उन्होंने वसूल कर भी तो लिए ना आपसे, तो फिर आपकी सुविधा कितनी की मानी जाएगी, 1200 की मानी जाएगी। तो यहाँ 1200 रुपये पर मंथ आ जाएंगे यहाँ पर आपके लिए। तो इन दोनों में से जो भी फाइनल आंसर जो भी कम बनेगा वही आपके लिए क्या माना जाएगा, टैक्स फ्री माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात, यदि ट्रांसफ़र होने पर यदि आपको होटल सुविधा मिली हुई है तो ट्रांसफ़र होने पर 15 दिन तक के लिए होटल सुविधा कर मुक्त मानी जाती है। 15 दिन के बाद में पूरी टैक्सेबल मानी जाएगी, पूरी सॉरी 16वें दिन से फिर वो टैक्सेबल मानी जाएगी। ठीक है, 15 दिन तक की तो एग्जाम है, आगे की सारी आपके लिए टैक्सेबल मानी जाएगी। तो 15 दिन तक आप होटल में रहते हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन कब, जब ट्रांसफ़र हो रहा हो। इसमें वो नियम नहीं है
कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो क्या होगा, अनगवर्नमेंट एम्प्लॉई तो क्या होगा, फर्निश है तो क्या होगा, अनफर्निश है तो क्या है, उसका मालिक कौन होगा, होटल का मालिक खुद है या होटल का मालिक बाहर वाला है, ऐसा हमें कुछ भी नहीं देखना है हमें, ठीक है। हमें तो सारी कैलकुलेशन होगी, ये कैलकुलेशन करनी है, ठीक। तो आज का थोड़ा डिफिकल्ट हो गया टॉपिक, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा आप 2 बार 3 बार इसको रिवाइज करें। कल मैं इस पर जो नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाला हूँ उसके अंदर मैं इसी प्रोग्राम के ऊपर जो भी आज हमने स्टडी करी है उसके ऊपर एग्जाम्पल्स देंगे, उसके अंदर हम उस एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे, बड़ा सारा एग्जाम्पल हम लेंगे और बार बार ये फॉर्मूलाज हमारे काम आएंगे। आप एक बार इस बर्बरी से निगाहों से इसको फॉर्मूले को वापस देखेंगे, 2 बार मेरे इस वीडियो को देखेंगे, इसके साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF भेज रखी है, उस PDF को आप डाउनलोड करेंगे, उसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, तो उसके आप या फिर इसके नोट्स आप बना सकते हो। तो इन नोट्स वगैरह को आप बनाएं, लिखें और पढ़ाई करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। इस भरोसे नहीं बैठेंगे कोरोना ख़त्म हो जाएगा, अगले महीने से क्लास स्टार्ट होने वाली है, बड़ा लेंथी कोर्स है होता है, आप बहुत परेशान हो जाओगे एंड टाइम पर। तो मेरी तो यही कहना है आपसे कि आप छोटा छोटा कम कम क्वांटिटी के अंदर पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यूटी पढ़ाई अपनी बनाए रखिए। मैं भी कोशिश करता हूँ मैं आपको हर दिन आपके लिए वीडियो बनाई दूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि एवरेज उस समय 4 से 5 वीडियो ही पर वीक बना पाऊँगा और इसके अंदर आपका आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बाकी स्टूडेंट के साथ में भी, चाहे वो कहीं के भी स्टूडेंट्स हो, आप सबके साथ में इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।